हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का फुल समरी करेंगे। क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई धोखा किया है? भूलने की बीमारी अक्सर आपको मुश्किल स्थिति में डाल देती है, लेकिन अपने जीवन के एक हिस्से को पूरी तरह से भूल जाना आपको पागल बना सकता है। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पागल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रांची में अपने प्रवास की याद नहीं आती। वह जोर देकर कहते हैं कि वह कभी रांची नहीं गए। हालांकि इसके विपरीत कई गवाह हैं। आखिर सस्पेंस क्या है? न्यू मार्केट में स्थित कालीचरण की पुस्तकों की दुकान पर बिपिन चौधरी नियम से जाते थे, पर उस दिन उन्हें विचित्र सी अनुभूति हुई कि किसी व्यक्ति की आंखें उन पर टिकी थीं। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक सीधा आदमी मुस्कुरा उठा। वह आदमी बड़ा चकित था कि बिपिन बाबू ने उसे पहचाना नहीं था। उसने बिपिन बाबू को बताया कि 1958 में उनकी रांची यात्रा में एक सप्ताह तक वह उनके साथ था। स्पष्टतः स्वाभाविक रूप से बिपिन बाबू ने सोचा कि वह व्यक्ति जो स्वयं का नाम परिमल घोष बताता था, गलती कर रहा था। वे तो कभी रांची गए ही नहीं। उन्होंने यह बात उससे कही, पर घोष ने उनकी ओर अविश्वास से देखा। घोष जोर से हंसा। उसने उनकी रांची यात्रा में घटित बातों को विस्तार से बताया। उसने चौधरी को बताया कि कैसे हुड्रू में उनके घुटने में चोट लगी थी। तब घोष ने ही उनकी सहायता की थी। उन दिनों मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति भी रांची में था। घोष को निश्चय था कि चौधरी उसे जानते थे। चौधरी किराए के बंगले में रुके थे, जबकि वह यानी मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुका था। उसने चौधरी को यह भी याद दिलाया कि सैर सपाटे के लिए जाते हुए वे सदा पुस्तकों का एक थैला अपने साथ रखते थे। अब बिपिन बाबू ने घोष से पूछा, यह कौन सा महीना था? अक्टूबर, घोष ने उत्तर दिया। इस पर बिपिन बाबू ने जवाब दिया कि अक्टूबर 1958 में वे कानपुर में अपने मित्र के घर पर गए थे। घोष ने हार नहीं मानी। उसने बिपिन बाबू को बताया कि कैसे एक दिन उन्होंने अपने जीवन के एकाकीपन की चर्चा की थी। तब बिपिन बाबू ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के बारे में और उस इकलौते भाई के बारे में जो पागल होकर मरा था, बताया था। बिपिन बाबू को लगा कि जब वे दुकान के बाहर निकल रहे थे, तब भी घोष अविश्वास भरी नज़रों से उनकी ओर देख रहा था। बिपिन बाबू ने अपने ड्राइवर सीताराम से गंगा के किनारे किनारे चलने को कहा। उन्हें दुख हो रहा था कि उन्होंने घोष की बात पर जरा सा ध्यान भी क्यों दिया। फिर भी वह घटना उनका पीछा न छोड़ती थी। उस आदमी को उनके बारे में बहुत कुछ पता था। पहली बार उनके मस्तिष्क में कुछ संदेह हुआ। क्या उनका दिमाग खराब हो रहा है? पर उन्हें तो अच्छी तरह याद था कि वे तो कानपुर में थे। अचानक उन्हें ख्याल आया कि वे कानपुर के अपने मेज़बान हरिदास बागची को पत्र लिखें। तभी उन्हें याद आया कि हरिदास तो कुछ सप्ताह पहले जापान जा चुका है। बिपिन बाबू ने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई और अपने दाएं घुटने पर नज़र डाली। इस पर कटने का चिन्ह था। यह याद करना कठिन था कि यह कब लगा था। तब उन्हें दिनेश मुखर्जी का ख्याल आया। घोष ने बताया था कि दिनेश उस समय रांची में था। वे तुरंत ही उसके पास जाना चाहते थे, पर दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा? आखिर बिपिन बाबू तो जानते ही थे कि वे रांची कभी नहीं गए। निश्चय ही दिनेश उन्हें कुछ सिरफिरा समझेगा। वे यह भी जानते थे कि दिनेश कभी उनका शुभचिंतक नहीं रहा था। घर आकर बिपिन बाबू को काफ़ी राहत मिली। भोजन के बाद वे एक नए उपन्यास में खो गए और घोष के बारे में सब कुछ भूल गए। अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर सारी घटना फिर उन्हें याद आ गई। लंच के ठीक पहले बिपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन करने का निश्चय किया। वे हैरान रह गए जब दिनेश ने घोष की बात को सत्यापित किया। बिपिन बाबू ने टेलीफोन के रिसीवर को पटक दिया। उनकी भूख जाती रही। उन्होंने लंच नहीं लिया।
मिस्टर मुखर्जी ने उनकी चिंताओं को केवल और बढ़ा दिया था। विपिन बाबू पिछले 25 वर्ष से इस फर्म में कार्यरत थे। पहली बार वे अपने आप को अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे। वे काम नहीं कर पा रहे थे, उनका सिर चकरा रहा था। वे घर आ गए। अभी केवल 2:30 ही हुए थे। 7:30 पर उनके पास एक मुलाकाती आया जिसका नाम चुन्नी बाबू था। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल क्यों आया था। वे स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। अब चुन्नी लाल बुरे वक्त से गुजर रहा था। किसी काम के सिलसिले में वह विपिन बाबू की सहायता चाहता था। विपिन बाबू जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते थे और ऐसा उसे बता चुके थे। फिर भी चुन्नी लाल पीछे पड़ा रहा। अतः सबसे पहले उन्होंने यह संदेश भेजा कि कुछ सप्ताह तक वे चुन्नी लाल से नहीं मिल सकते थे। फिर कुछ याद करके शीघ्रता से सीढ़ियाँ उतरते हुए वे उससे मिलने आए। उन्होंने चुन्नी लाल से पूछा कि क्या उसे 1958 में उनके रांची जाने की बात याद है। निस्संदेह चुन्नी लाल को याद थी। उसने चिंता से विपिन बाबू के चेहरे की ओर देखा। इतनी अच्छी स्मरण शक्ति वाला कोई व्यक्ति इस बात को कैसे भूल सकता था। चुन्नी लाल तो खुद उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन तक गया था। उसने विपिन बाबू के स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंता जताई। विपिन बाबू ने कहा कि अवश्य अधिक श्रम के कारण ऐसा हुआ होगा। उन्होंने चुन्नी लाल से कहा कि वे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेंगे। विपिन बाबू डॉक्टर परेश चंद्र के पास गए और उनके सामने अपनी समस्या रखी। डॉक्टर की समझ में न आया। उसने उन्हें बताया कि उनका मामला असाधारण था। उन्हें रांची की अपनी यात्रा के अतिरिक्त सब कुछ याद था। फिर भी किसी कारणवश उन्हें विश्वास था कि वे वहां गए हैं। अतः डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अब वे रांची जाएं। शायद उस स्थान को देखकर उन्हें अपनी यात्रा की याद आ जाए। अपने डॉक्टर की सलाह मानकर विपिन बाबू रांची पहुँचे। रांची के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ही उन्हें एक बात का विश्वास हो गया। वह थी कि वे वहां कभी नहीं गए थे। उन्होंने शहर का चक्कर लगाया और यही भावना रही। उन्होंने निश्चय किया कि हुड्रू की यात्रा भी करके देख लिया जाए। अतः वे वहां गए। उसी दिन दोपहर 5 बजे 2 गुजराती भद्र पुरुषों ने उन्हें देखा। वे पानी के पास एक गोल चट्टान के निकट हुड्रू में मूर्छित पड़े थे। होश में आने पर उनके पहले शब्द थे, मैं खत्म हो गया हूँ, अब कोई आशा नहीं है। अगले दिन प्रातः वे कलकत्ता वापस आ गए थे। वे टूट चुके थे। वे सोच रहे थे कि क्या उनका अंत किसी पागल खाने में होगा। उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया और आने के लिए कहा। उस दिन बर्फ़ की एक थैली को सिर पर बांधे वे सोने के लिए गए। तब उन्हें एक लिफाफा मिला। उन्होंने तुरंत ही पत्र पढ़ा। यह चुन्नी लाल का था। इस पत्र में पहले तो विपिन बाबू से कोई सहायता न मिलने पर चुन्नी लाल ने अपनी नाराज़गी जताई थी। फिर उसने विपिन बाबू को साफ साफ लिखा कि उनकी स्मरण शक्ति ठीक थी। उनके रूखे व्यवहार का बदला लेने की यह उसकी योजना थी। फिर उसने विपिन चौधरी को बताया कि उसने किस प्रकार उससे मजाक किया। उसने वैसा मिस्टर घोष और दिनेश मुखर्जी से मिलकर किया था। अब विपिन बाबू को यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में उनकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। जब डॉक्टर चंद्रा आया तो विपिन बाबू ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि रांची के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें सब कुछ याद आ गया था। उन्होंने कहा कि उसे उन्होंने एक दर्द विनाशक के लिए बुलाया था। रांची में गिरने के कारण उनके कूल्हे में दर्द हो रहा था। तो दोस्तों, यह एक हास्यपूर्ण कहानी है जिसमें कहानी के प्रमुख पात्र को यह विश्वास हो जाता है कि वह बीमार है। मजबूर होकर वह सोचने लगता है कि उसकी स्मरण शक्ति का लोप हो चुका है, लेकिन वास्तव में उसे कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।